चलिए, बैठ गए हो? क्या बता रहे थे? लोकसभा क्या बताए थे पिछले क्लास में? अनुच्छेद। बारिश हुआ है का हो, इसी वजह से विद्यार्थी कम आया है ना? क्या लिख के लाए हैं? अच्छा, अभी कलर से जो है नफरत हो गया है, समझे? दूसरा कलर और होता ना, ये ठीक है। देखिए तो कलर आप चेंज करने दीजिए, ठीक है। इस पे कौन ठीक रहेगा? ठीक है, ये नहीं काम चलेगा। वाइट ठीक है। चलिए, जिससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन पूछे सम्मिलित रूप से या फिर 1 बाय 1? सम्मिलित रूप से 1 बाय 1। 1 बाय 1 एक शर्त पे पूछेंगे, जब आप जवाब नहीं दीजिएगा तब, मतलब जिससे पूछेंगे वही जवाब देंगे। आप लोग नहीं हल्ला कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, तब पूछेंगे, नहीं तो सम्मिलित रूप से ही पूछेंगे। बोलिए अब। सम्मिलित 1 बाय 1। लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 96। 96 न बोल रहे हैं? 96 96 कहता है? नहीं ना, 93 न कहता है। ये पृथ्वी पर का बोझ है ना। बैठ जाइए, माँ बकलोल लड़की है। बट कल नहीं आए थे जी? आए थे तो घर पे जाकर फुर्सत नहीं मिलता है कॉपी देखने का। क्या करते हैं घर पे? दांत निकाल ले, दांत तोड़ देंगे, एक थापड़ मारेंगे 32 अंदर चल जाएगा। जवाबों नहीं दिया, दांत निकाल रही है। ठीक है, कहाँ घर है जी? यही कहाँ घर है? सहरसा घर है। पापा क्या करते हैं? हैं? पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। पता है, किसान होकर के इतना मेहनत करके पैसा कमा के भेजते हैं। बात करवाइएगा घर से। है इसके पापा का नंबर लीजिए तो हम बात करेंगे। है नंबर दीजिए आप। सहरसा में कहाँ घर है? क्या? मटेश्वर में, बलुआहाट। ठीक है, दीजिए नंबर, दीजिए पापा का नंबर, दीजिए नंबर, दीजिए आप, दीजिए। याद ना है? अगली बार जब आप नहीं दीजिए मुंह तो हम तोड़ देंगे। चलिए देखिए, लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होने के बाद, सुनिए ना, अरे आगे पढ़ा रहे। लोकसभा में एगो अध्यक्ष एगो उपाध्यक्ष होने के बाद जो है ना, एगो महासचिव भी होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद अगर किसी तीसरे व्यक्ति का सबसे ज्यादा महत्व है तो वह महासचिव का महत्व है। तो हम लोग
लोकसभा के पदाधिकारी की बात कर रहे हैं तो लोकसभा के पदाधिकारी में हम लोगों ने सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष के विषय में बात की, फिर हम लोगों ने लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में बात की, और अब हम लोग यहीं पर जो है पदाधिकारी के संदर्भ में ही लोकसभा के महासचिव को भी पढ़ लेते हैं, लोकसभा के महासचिव को भी पढ़ लेते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हम लोग राज्यसभा के महासचिव को नहीं पढ़े हैं, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के महासचिव को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो एक तो आप ये बात समझिए कि अगर हम संसद के महासचिव, अगर हम संसद के महासचिव, एक कलर से जो है ना मन उब गया था, समझे। आज थोड़ा सा अगर दिक्कत भी होता है ना तो यही कलर पे पढ़िए, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बोल रहे, अगर दिक्कत भी होता है तो आज जो है ना इसी पे पढ़िए, समझे। अब वो कौन कलर था, जो भी कलर था और ब्लैक, उस सबसे मन इतना भर गया है ना कि भद्दा लगता है वो कलर, समझे। तो संसद के महासचिव, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 हमें संसद के सचिवालय के विषय में जानकारी प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 हमें संसद के सचिवालय, संसद के सचिवालय के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और अनुच्छेद 98 यह कहता है कि लोकसभा का अपना एक सचिवालय होगा और राज्यसभा का भी अपना एक सचिवालय होगा, राज्यसभा का भी अपना एक सचिवालय होगा। तो अनुच्छेद 98 हमें संसद के सचिवालय के विषय में जानकारी प्रदान करता है, अर्थात हम ये कहे कि अनुच्छेद 98 यह कहता है कि लोकसभा का अपना एक सचिवालय होगा, और अनुच्छेद 98 ही यह भी कहता है कि राज्यसभा का भी एक सचिवालय होगा। देखिए, जो सचिवालय होता है ना, सचिवालय एक ऐसा संगठन है जो अपने, सचिवालय एक ऐसा संगठन होता है जिस संगठन से जुड़ा हुआ सचिवालय होता है उस संगठन के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाता है। जैसे आप नहीं समझे होंगे तो एग्जांपल के तौर पर आप समझिएगा, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाएगा। मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का सचिवालय है तो राज्य सरकार के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाएगा। लोकसभा का सचिवालय है तो लोकसभा के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाएगा। राज्यसभा का सचिवालय है तो राज्यसभा के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाएगा। तो जो लोकसभा का सचिवालय होता है वह लोकसभा के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाता है, और वहीं जो राज्यसभा का सचिवालय होता है वह राज्यसभा के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाता है, राज्यसभा के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाता है। अब जो लोकसभा का सचिवालय होता है, लोकसभा के सचिवालय में एक महासचिव होता है, साथ ही साथ राज्यसभा के सचिवालय में भी एक महासचिव होता है, राज्यसभा के सचिवालय में भी एक महासचिव होता है। तो अब देखिएगा, लोकसभा के सचिवालय के जो महासचिव होते हैं, लोकसभा के सचिवालय के जो महासचिव होते हैं, इसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इसकी नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और राज्यसभा के सचिवालय का जो महासचिव होता है इसकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति करते हैं, इसकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति करते हैं, राज्यसभा के सभापति करते हैं। सचिवालय के जो महासचिव होते हैं वो अगर लोकसभा का महासचिव है तो लोकसभा का महासचिव लोकसभा का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है, लोकसभा का महासचिव लोकसभा का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इनसे बड़े जो दो लोकसभा के अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तीसरा स्थान लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा के महासचिव का ही होता है। उसी प्रकार से राज्य सरकार के संदर्भ में राज्य सरकार का जो तीसरा सबसे बड़ा राज्यसभा राज्यसभा के प्रथम बड़े अधिकारी राज्यसभा के सभापति, द्वितीय बड़े अधिकारी उपसभापति और तृतीय बड़े अधिकारी महासचिव, तृतीय बड़े अधिकारी महासचिव होते हैं। और जो महासचिव होता है ना, ये कोई नेता इस पद पर नहीं बैठता है,
समझ गए? ऐसा नहीं कि कोई नेता बैठ जाता है। जैसे कि अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनता है? नेता बनता है। अरे लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी है कि ना? और लोकसभा का सदस्य कोई नेता न बनता है हो। लेकिन महासचिव कोई नेता नहीं बनता है। जो सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं ना, टॉपर और सीनियर, टॉपर भी और सीनियर भी, जो बड़े आईएएस अधिकारी होते हैं, उसी को महासचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। और जो महासचिव का पद है यह एक प्रकार का प्रशासनिक पद है। प्रशासनिक पद है महासचिव का पद। लोकसभा के प्रथम महासचिव एमएन कोल बने हैं। वही लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, और वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं आपको उत्पल कुमार सिंह। वहीं अगर हम राज्यसभा को देखें तो राज्यसभा के प्रथम महासचिव एसएन मुखर्जी और वर्तमान के महासचिव पीसी मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी। तो इतना चीज आपको याद रखना है। तो नीचे से आप हेडिंग मारिएगा, नीचे से हेडिंग मारिएगा संसदीय सचिवालय। नीचे से हेडिंग मारिएगा संसदीय सचिवालय। ठीक तो है, ऑनलाइन भी तो ठीक है दिख रहा है वो। ठीक दिख रहा है, सही कलर है। आज इसी पे पढ़िए, एडजस्ट कीजिए। चलिए, संसदीय सचिवालय डैश देकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 हमें संसदीय सचिवालय की जानकारी प्रदान करता है। नीचे सब स्टार मार के लिखते जाइएगा, ठीक है? स्टार मार के लिखिएगा। लोकसभा का अपना तथा लोकसभा का अपना तथा राज्यसभा का अपना, लोकसभा का अपना तथा राज्यसभा का अपना एक सचिवालय होता है। एक सचिवालय होता है। सचिवालय होता है, फुल स्टॉप। सचिवालय का, उसी में लिखिएगा, सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। महासचिव का पद एक प्रशासनिक पद है। 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 फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। सचिवालय का काम दिन प्रतिदिन के काम को निपटाना होता है, बात लिखा है।
फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। सचिवालय का काम, सचिवालय का काम दिन प्रतिदिन के कामों को, सचिवालय का काम दिन प्रतिदिन के कामों को, दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाना होता है। सचिवालय का काम दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाना होता है। सचिवालय का काम दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाना होता है। अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से अगला पॉइंट स्टार मार के। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। फुल स्टॉप। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद उसी में, हां उसी लाइन में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद लोकसभा का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद लोकसभा का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी, लोकसभा का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी लोकसभा का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। महासचिव होता है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, लोकसभा के प्रथम महासचिव लोकसभा के प्रथम महासचिव एमएन कोल, एमएन कॉल बने हैं। एमएन कॉल बने हैं। अगला पॉइंट, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव बनी है। अगला पॉइंट, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। उत्पल कुमार सिंह हैं। उत्पल कुमार सिंह हैं। आगे, राज्यसभा के प्रथम महासचिव
एस.एन. मुखर्जी, आजकल एगो मुखर्जी बहुत चर्चा में है, नाम सुने हैं? अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी, नहीं नाम सुने हो? ये भगवान, उसके घर से 50 करोड़ केस पकड़ा है, 52 करोड़। हाँ, वो आंकड़ा और बढ़ेगा। हाँ, घोटाला किया है ये सब, अब नौटंकी कर रही है। आगे अगला पॉइंट, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। प्रमोद चंद्र मोदी हैं। प्रमोद चंद्र मोदी हैं। खत्म हुआ। एक चीज बताइएगा, लोकसभा का कार्यकाल आप जाने या नहीं जाने? नहीं जाने। कार्यकाल के विषय में नहीं बताए, नहीं बताए हैं, लगता है नहीं बताए। बताएं, लिखवाए हैं कॉपी? नहीं, वो तो एक लाइन में लिखाना आसान है, कुछ विशेष परिस्थिति है उस विषय में हम देखना चाह रहे हैं। जैसे कि आपातकाल के दौरान बढ़ सकता है, समय से पहले भी खत्म हो सकता है। वर्तमान की लोकसभा अपने कार्यकाल को समाप्त करने के बाद स्वतः भंग हो जाता है। ऐसा बात नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आप हेडिंग मारिएगा, संसद की गणपूर्ति। संसद की गणपूर्ति, आगे हेडिंग मारिएगा, संसद की गणपूर्ति, कोरम ऑफ पार्लियामेंट। आए संसद की गणपूर्ति। हेडिंग मार लिए? देखिए, सुनिए, समझिए, गणपूर्ति का मतलब क्या होता है? किसी भी सदन की वह न्यूनतम संख्या, किसी भी सदन की वह न्यूनतम संख्या, बोल रहे, किसी भी सदन की वह न्यूनतम संख्या जिसके उपस्थित होने से सदन काम करना शुरू कर देता है, उसे ही सदन की गणपूर्ति कहा जाता है। संसद के संदर्भ में उसे ही संसद की गणपूर्ति कहा जाता है। संसद की गणपूर्ति संसद के अंतर्गत आने वाले सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि संसद के अंतर्गत एगो लोकसभा आता है और एगो राज्यसभा आता है। लोकसभा का गणपूर्ति उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग या 10%,
1/10 भाग कहिए, 10% कहिए, दोनों एक के बात है। तथा राज्यसभा का भी गणपूर्ति 1/10 भाग या 10% होता है, 1/10 भाग या 10% होता है। लोकसभा में आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा में कितना सदस्य बताए कि नहीं बताए, एकदम बताए कितना सदस्य, 543। राज्यसभा में कितना सदस्य, 245। तो लोकसभा का गणपूर्ति उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, तो 543 का 1/10, और राज्यसभा का गणपूर्ति उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग यानी 245 का 1/10। तो निकालिए 543 का 1/10 और 245 का 1/10, 54.3 आएगा। हो आदमी आधा पौने सवा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो 54.3 को 55 लिख सकते हैं, और इधर 24.5 आएगा, क्या हो जाएगा, 25 होगा ना। हो इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में जो 543 गो सदस्य है ना, 543 गो में से 55 गो मौजूद होगा, तब लोकसभा में काम शुरू होगा, नहीं तो लोकसभा में काम शुरू नहीं होगा। राज्यसभा में 245 गो में से 25 गो मौजूद होगा, तब राज्यसभा में काम शुरू होगा, नहीं तो काम शुरू नहीं होगा। यही होता है गणपूर्ति। किसी भी सदन का वह न्यूनतम संख्या जिसके उपस्थित होने से वह सदन काम करना शुरू कर देता है, वही उस सदन का गणपूर्ति कहलाता है। और भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत लगभग हर सदन, हर संस्था का गणपूर्ति लगभग 1/10 भाग ही है या 10% ही है। तो नीचे से लिखिएगा, वह न्यूनतम संख्या जिसके उपस्थित होने से नीचे में डिस्कशन शुरू हुआ कि नहीं जी? वह न्यूनतम संख्या जिसके उपस्थित होने से संसद के सदनों में काम होना शुरू हो जाता है, संसद के सदनों में काम होना शुरू हो जाता है, काम होना शुरू हो जाता है, उसे संसद की गणपूर्ति कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। ये पॉइंट लिख लिए ना पूरा? अगला पॉइंट संसद के सदनों की गणपूर्ति, संसद के सदनों की गणपूर्ति उसकी कुल सदस्य संख्या का, संसद के सदनों की गणपूर्ति उसकी कुल सदस्य संख्या का, उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, 1/10 भाग, 1/10 भाग होता है, 1/10 भाग होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, संख्या, एक मिनट, सदस्य संख्या ज्यादा बेटर होगा।
सदस्य संख्या के संदर्भ में, सदस्य संख्या के संदर्भ में, सदस्य संख्या के संदर्भ में लोकसभा की गणपूर्ति 55 सदस्य, सदस्य संख्या के संदर्भ में, सदस्य संख्या के संदर्भ में लोकसभा की गणपूर्ति 55 सदस्य, 55 सदस्य तथा 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 राज्यसभा की, तथा राज्यसभा की, तथा राज्यसभा की गणपूर्ति 25 सदस्य होता है, तथा राज्यसभा की गणपूर्ति 25 सदस्य होता है, 25 सदस्य होता है। चलिए, ये बात क्लियर है ना। अब यहीं पे हेडिंग मार लीजिए एगो विपक्ष का नेता, क्योंकि वो भी 1/10 से होता है, इसी वजह से यहीं पे हेडिंग मारिए विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता। देखिए, ध्यान दीजिएगा भाई जी लोग, लोकतंत्र के लिए यूं तो कई सारे चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। सत्ता में आने के लिए कुल सीट का 50% से अधिक लाना आवश्यक होता है। गौर कीजिएगा, यहां पर एगो सत्ता होता है और एगो विपक्ष होता है। अगर कोई पार्टी चाहती है कि वह सत्ता में आए, और हर पार्टी चाहती है सत्ता में आए, कौन नहीं चाहती है सत्ता में आए? कौन मलाई खाना नहीं चाहता है? हर कोई खाना चाहता है। तो हर पार्टी सत्ता में आने के लिए मशक्कत करती है, चुनाव लड़ती है, लेकिन हर पार्टी तो सत्ता में आ नहीं सकती है। सत्ता में तो कोई एक ही आ सकता। वैसी पार्टी जिसे कुल सीट का 50% से अधिक सीट प्राप्त होता है, वह पार्टी सत्ता में आती है। लोकसभा में 543 सीट है, 543 का 50% कीजिए, 0 0, 5 दूना 10, 2 होगा। 543 में 2 से भाग दीजिए, हाँ क्या होगा? 272, 272 पॉइंट समथिंग, यानी 272 एडजेक्ट 272। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। 272 पॉइंट 271.5। हाँ तो 272 मानिए ना, 272 मानने में कोई आपत्ति? अगर कोई पार्टी चाहती है वो सत्ता में आए, यानी मोदी जी चाहते हैं कि हम सत्ता में आए, तो मोदी जी बीजेपी के हैं, तो बीजेपी को लोकसभा में कम से कम कितना सीट? अगर राहुल गांधी चाहते हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री बने, तो उसको कितना चाहिए? यानी कांग्रेस को इतना चाहिए, 272 चाहिए, लेकिन कांग्रेस ला नहीं पा रही है। इसी वजह से बेचारा जो है प्रधानमंत्री बन नहीं पा रहा है, कुबारा घूम रहा है, समझ गए? तो इतना। लेकिन वही
विपक्ष में आने के लिए सत्ता पक्ष के अलावे अगर कोई पार्टी लोकसभा की कुल सीट का, सत्ता, यहां गौर कीजिएगा, एक शब्द बोले हैं सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष वाली पार्टी के अलावे अगर कोई राजनीतिक पार्टी कुल सीट का 1/10 या 10% सीट प्राप्त करता है तो उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है। 543 का 1/10 आप लोग अभी तुरंत निकाले हैं, कितना? 55। सत्ता पक्ष के अलावे अगर किसी पार्टी को 55 सीट प्राप्त होता है या उससे अधिक सीट प्राप्त होता है तो उस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है। और जिस पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है उसके किसी नेता को विपक्ष का नेता बनाया जाता है, उसके किसी नेता को विपक्ष का नेता बनाया जाता है। और जो विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष के नेता को वही अधिकार प्राप्त होता है, वही वेतन प्राप्त होता है जो एक कैबिनेट मंत्री को प्राप्त होता है, जो एक कैबिनेट मंत्री को प्राप्त होता है। तो विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं, एक समान विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। लोकसभा के भीतर अगर मान लिया जाए एक से अधिक पार्टी है जिसको 55 या उससे ज्यादा सीट है, मान लीजिए कोई एक पार्टी है कांग्रेस, उसको 65 गो सीट प्राप्त हुआ। कोई एक पार्टी है मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस, उसको 75 गो सीट प्राप्त हो गया। कांग्रेस 65, तृणमूल कांग्रेस 75, दोनों को तो 55 से ज्यादा हो रहा है। इस स्थिति में किसको विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाएगा? तो इस स्थिति में जिस पार्टी को ज्यादा सीट होगा उसे विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अर्थात कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में यह देखा जाएगा कि किसको ज्यादा है। तो हमने बताया कांग्रेस को 65, तृणमूल कांग्रेस को 75। तो इस कंडीशन में विपक्षी पार्टी का दर्जा किसको? तृणमूल कांग्रेस। पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता 1977 ईस्वी में दिया गया है। 1977 1977 ईस्वी में पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता को दर्जा प्रदान किया गया। वहीं लोकसभा में विपक्ष के जो प्रथम नेता बने हैं वह राम सुभग सिंह। लोकसभा में भी विपक्ष का नेता होता है और राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता होता है। राज्यसभा में विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 25 सीट होना चाहिए, 1/10, कुल सीट का 1/10, यही चीज है। तो आप इन बातों को याद रखिएगा। नीचे से हेडिंग मारिए विपक्ष का नेता, मार लिए। चलिए ऑनलाइन वाला सब भी पढ़ रहा है। लिखिएगा, सत्ता में आने के लिए सत्ता में आने के लिए लोकसभा की कुल सीट का कम से कम 50% से अधिक सीट प्राप्त करना, सत्ता में आने के लिए लोकसभा की कुल सीट का कम से कम 50% से अधिक 50% से अधिक सीट प्राप्त करना, 50% से अधिक सीट प्राप्त करना आवश्यक होता है। वहीं
विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, वहीं विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल सीट का 10% सीट, कुल सीट का 10% सीट, कुल सीट का 10% सीट प्राप्त करना आवश्यक होता है। उसी में कंटिन्यू, आवश्यक होता है अगर एक से अधिक पार्टी, अगर एक से अधिक पार्टी 10% से अधिक सीट प्राप्त करती है, अगर एक से अधिक पार्टी 10% से अधिक सीट प्राप्त करती है, 10% से अधिक सीट प्राप्त करती है, तो इस स्थिति में जिस पार्टी को ज्यादा सीट होता है, जिस पार्टी को ज्यादा सीट होता है उसे विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है, 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 उसे विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। पहली बार 1977 ईस्वी में विपक्ष के नेता को 1977, गलती नहीं लिखिएगा, 1977, पहली बार 1977 ईस्वी में विपक्ष के नेता को मान्यता प्रदान की गई, मान्यता प्रदान की गई, मान्यता प्रदान की गई। उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, नहीं तो अगला पॉइंट ले लीजिए, अगला पॉइंट लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अगला पॉइंट, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान सुख सुविधा और विशेषाधिकार प्राप्त होता है। सुख सुविधा कोमा वेतन और विशेषाधिकार प्राप्त होता है। सुख सुविधा कोमा वेतन और विशेषाधिकार प्राप्त होता है। सुख सुविधा कोमा वेतन और विशेषाधिकार प्राप्त होता है। सुख सुविधा कोमा वेतन और विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता, अगला पॉइंट, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह, राम सुभग सिंह, राम सुभग सिंह, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह, राम सुभग सिंह बने हैं। राम सुभग सिंह बने हैं। फुल स्टॉप।
ई था आपको कौन पार्टी से था? कांग्रेस से तो नहीं है था, 1967 68 69 में बना था, दूसरे पार्टी से था, जनता पार्टी सबसे होगा हमको लगता है। ठीक है, चलिए आगे। अब आप हेडिंग मारिएगा, संसद के सत्र। संसद के सत्र सेशन ऑफ पार्लियामेंट। चलिए देखिए, इस चीज को समझिएगा। जैसे एक बात बताइए, डेली आपका क्लास चलता है? नहीं चलता है। डेली कहाँ चलता है? संडे को नहीं चलता? नहीं चलता है। नहीं चलता है। सोमवार से शनिवार चलता है, संडे को नहीं चलता है। बीच बीच में भी कभी मूड खराब हुआ तो नहीं चलता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि संडे को आपको रिवीजन करने का टाइम दिया जाता है कि आप सप्ताह भर में जो पढ़े हैं वो रिवीजन कीजिए, लेकिन हमको आप पे पूरा विश्वास है कि आप रिवीजन नहीं करते होंगे, लेकिन 10% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो करते होंगे, तो रिजल्ट भी उसी 10% का होगा, बाद बाकी 90% का नहीं होगा। 90% जैसे झोला उठा के आए थे वैसे झोला उठा के चला जाइएगा। तो अब देखिएगा, ये जो सोमवार से शनिवार तक क्लास होता है, तो आपका सेशन सोमवार से शनिवार चलता है, रविवार को आपका सेशन नहीं होता है, मतलब आपका पढ़ाई नहीं होता है। संसद यानी लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा का सेशन, लोकसभा राज्यसभा का चलना। अब मान लिया जाए कि लोकसभा राज्यसभा सालों भर चलेगा, 365 दिन चलेगा, तो जो उसमें बैठने वाला सांसद सदस्य सब है, एमपी सब है, सब तो वहीं बैठल रहेगा, अपने क्षेत्र में नहीं आएगा, जनता से नहीं मिलेगा, विकासात्मक कार्य नहीं होगा। तो संसद का सेशन मतलब संसद का क्लास हमेशा नहीं चलता है, कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। तो संसद का क्लास जो चलता है उसी को तो संसद का सेशन कहते हैं। एक वर्ष में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कम से कम 2 सेशन होने चाहिए, कम से कम 2 सेशन होने चाहिए। भारतीय संविधान यह कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में कितने माह आए? ये वो नहीं जानते हैं? आए तोरी 12 माह। अरे देखिए वो तो उठ गया, टोपी पहनने लगा। आए तोरी का क्या करते हैं आप? टोपी पहनने में रहिए, जीवन तो बर्बाद हो जाएगा, समझे? हाँ, ऐसे तो बर्बादे है। अरे जीवन बर्बादे ना, सब चीज खुदे से करना पड़ता है, पढ़ना भी है, रोटियों बेलना है, समझे, सब्जियों खरीद के लाना है, कपड़ों धोना है। अब इससे बर्बाद जीवन और क्या हो सकता है? चलिए, तो संसद के 2 सत्रों के बीच
संसद के 2 सत्रों के बीच जो है, आपको कान दर्द करने लगता है वो, संसद के 2 सत्रों के बीच 2 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। 2 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। सॉरी संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना, मतलब संवैधानिक प्रावधानों के तहत 1 वर्ष में कम से कम संसद का 2 सेशन होना चाहिए। लेकिन भारत में संसद का 3 सेशन होता है। भारत में संसद का 3 सेशन होता है। पहला होता है बजट सत्र, ये होता है फरवरी से लेकर मई तक, फरवरी से लेकर मई तक। बजट सत्र संसद का प्रत्येक साल का प्रथम और सबसे बड़ा सत्र होता है, सबसे ज्यादा दिन तक चलता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 माह चलता है। वही आपको दूसरा होता है मानसून सत्र, जैसे अभी मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र ये होता है जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त 15 दिन 20 दिन महीना दिन चलता है। इसके बाद अगला होता है शीत सत्र। शीत सत्र, जो शीत सत्र होता है यह होता है नवंबर दिसंबर में, ये भी मुश्किल से 1 माह तक चलता है, समझ गए, दिसंबर, समझ गए। तो यही चीज है, बार बार जो आपसे आपके परीक्षा में यहां से पूछा गया प्रश्न है वह यह है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने माह का गैप होना चाहिए। यही प्रश्न बार बार पूछा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है यहां से। तो नीचे से हेडिंग तो आप मार लिए हैं, लिखिएगा। चलिए लिखिएगा। संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संसद के संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संसद के 2 सत्रों के बीच 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अर्थात कम से कम संसद का 2 सत्र आयोजित, अर्थात कम से कम 1 वर्ष में, कम से कम 1 वर्ष में, अर्थात कम से कम 1 वर्ष में, अर्थात कम से कम 1 वर्ष में संसद का 2 सत्र, संसद का 2 सत्र आयोजित होना चाहिए। आयोजित होना चाहिए। लेकिन भारत में 1 वर्ष में, लेकिन भारत में 1 वर्ष में संसद का 3 सत्र आयोजित होता है। लेकिन 1 वर्ष में भारत में संसद का 3 सत्र आयोजित होता है।
संसद का 3 सत्र आयोजित होता है, 3 सत्र आयोजित होता है, फुल स्टॉप। एक नंबर में बजट सत्र, एक नंबर में बजट सत्र। यह वर्ष का प्रथम और सबसे बड़ा सत्र, यह वर्ष का प्रथम और सबसे बड़ा सत्र होता है। यह सत्र फरवरी से मई के बीच चलता है, यह सत्र फरवरी से मई के बीच चलता है, यह सत्र फरवरी से मई के बीच चलता है, यह सत्र फरवरी से मई के बीच चलता है। आगे मानसून सत्र, मानसून सत्र यह सत्र जुलाई अगस्त में चलता है। है क्या क्वेश्चन हुआ हीरो? अरे आप लोग को नहीं बोले, नीचे हम बोल रहे। यह सत्र जुलाई अगस्त में चलता है। आगे शीत सत्र है 9 नंबर, सुबह में तो 1 घंटा में खींच दिए थे 10। अच्छा ठीक। आगे शीत सत्र, यह साल का सबसे अंतिम सत्र है, यह साल का सबसे अंतिम सत्र है, यह साल का सबसे अंतिम सत्र है। यह साल का सबसे अंतिम सत्र है। यह नवंबर दिसंबर में चलता है। अब संसद में क्या होता है? वो क्या होता है संसद? सब नेता सब आपस में बैठ के बतियाता है, ठीक, वो उस पे आरोप लगाता है, उस पे आरोप लगाता है, यही होता है और कुछ नहीं होता। बिल पारित होता है, कानून बनता है, संसदीय क्षेत्र में विकासात्मक कार्य को लेकर बिल पारित होता है, महंगाई के मुद्दा को उठाया जाता है, बेरोजगारी के मुद्दा को उठाया जाता है, लेकिन मोदी जी सुनबे नहीं करते हैं। समझे? यानी देश की मुद्दा को उठाया जाता है, देश की मुद्दा को उठाया जाता है। देश के विकासात्मक कार्य संसद के द्वारा पारित होने के बाद ही धरातल पर आता है। जो आप बिल सब पारित होता है सब संसदीय में होता है। समझ गए? अब जैसे कि मान लिया जाए कि आप आते हैं, आपका एक आने का टाइम है कि आप 7:30 बजे तक आ जाते हैं, 9 बजे हम छोड़ देते हैं, 9 बजे के बाद आप चले जाते हैं। तो वैसे ही तो संसद का भी अपना एक रूटीन न होगा हो कि ऐसे ही है कि सुबह 6 बजा टन टना टन टन शुरू, ऐसा तो नहीं होता होगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो संसद होता है, संसद में जो काम होता है 2 पीरियड में होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट, दूसरा इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक काम होता है। नेता सब देखिए कितना आलसी, अपना 11 बजे जाएंगे, स्कूल 9 बजे खुलवाएंगे। समझे? सरकारी स्कूल 9 बजे न खुलता है,
9 बजे या 10 बजे? 9 बजे, हाँ जो भी है। तो संसद है या ये संसद क्या? संसद में जो काम होता है सुबह में 11 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक, लेकिन बीच में टिफिन होता है। हाँ जी, 11 से 1 बजे तक काम करता है, पेटू सब होता है, 2 घंटा काम में भूख लग जाता है सबको। फिर लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है 1 से 2, 1 से 2, समझ गए? हाँ 1 घंटा, 1 घंटा तक सब खाता है। और इसके बाद जो है आपको वहां पर कैफे रहता है जी, एकदम सब सुविधा उपलब्ध है, कैंटीन रहता है, वहां पर सब चीज बड़ी सस्ता है, समझे? और एकदम शुद्ध चीज सब आपको मिलेगा। अपने लिए बड़ी बढ़िया बढ़िया व्यवस्था किया है नेता सब। हाँ, फिर 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक काम होता है, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक काम होता है, ये सामान्य है। लेकिन आप देखते होंगे कि 7:30 से 9 टाइम है, कभी होता होगा कि 8:30 बजे छुट्टी दे देते होंगे, कभी होता होगा कि 9:05 में भी छुट्टी देते होंगे, ये सब चीज होते रहता है। लेकिन मूल टाइम 7:30 से 9 है आपका। उसी प्रकार से संसद का जो मूल टाइम है वह सुबह में 11 से लेकर के शाम में 6 बजे तक, और बीच में लंच ब्रेक है 1 से 2। तो कभी सुबह में ही खत्म कर दिया जाता है, अगर ज्यादा शोर हंगामा होता है तो स्थगित कर दिया जाता है कुछ घंटा के लिए, कुछ दिन के लिए। जैसे कि अभी मानसून सत्र के अंतर्गत जो भारत की संसद है वह चल रही है, मतलब संसद में सब चीज हो रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। तो कल परसों एक ये हुआ था कि अधीर रंजन चौधरी, जो कि वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिए, समझिए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दी। और इसके बाद क्या हुआ जानते हैं? ये घटना है 27 तारीख का। एबीपी न्यूज के किसी पत्रकार को अधीर रंजन चौधरी बाइट दे रहा था, उसी दौरान राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया। 27 तारीख की बात है। 28 तारीख को सामान्य तौर पर क्या होता है जानते हैं? जब संसद में काम की शुरुआत होती है तो क्या होता है पता है? संसद में जब काम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले 11 बजे लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। 11 बजे कौन आते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। अध्यक्ष उपस्थित होते हैं। अध्यक्ष के उपस्थित होने के बाद राष्ट्रगान जन गण मन का अभिवादन होता है। राष्ट्रगान जन गण मन का अभिवादन होता है और सब लोग खड़ा होकर के अभिवादन करते हैं। ठीक है, सब लोग, लोकसभा के स्पीकर भी खड़ा रहते हैं और सब लोग खड़ा होकर के गाते हैं, सुनते हैं। जिसको गाने होता है गाते हैं, जिसको नहीं होता है वो सुनते हैं, समझे? और उसके बाद सब बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद जो है लोकसभा का अध्यक्ष एक चिट्ठा पत्रा लेते हैं, उसमें पूरा काम का ब्यौरा रहता है कि आज पूरे दिन में लोकसभा में कौन कौन काम होगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसको पढ़ देते हैं, फलना काम होगा, चिलना काम होगा, ढेकना काम होगा, फेंकना काम होगा। ठीक है, पढ़ देते हैं और उसके बाद काम की शुरुआत होती है। लेकिन 28 जुलाई यानी कल भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा में क्या हुआ सुनिएगा। कल लोकसभा में 11 बजे हमारे स्पीकर साहब आए। स्पीकर आए और आने के बाद अपनी गद्दी पर बैठे और स्पीकर साहब काम का ब्यौरा नहीं दिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और उससे पहले ही स्मृति ईरानी खड़ा होकर बोलना शुरू कर दी। ठीक है, खड़ा होकर बोलना शुरू कर दी
कांग्रेस के गंदे चरित्र के पुरुष नेताओं ने फलना कहा, चिल्ला कहा, ढेकना कहा, समझ गए। स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी की खुद की बेटी बार चलाती है गोवा में, समझ गए। तो यही मिर्ची लगा हुआ है उसको, उसकी बेटी एक्सपोज हो गई है, समझ गए, और गलत काम में एक्सपोज हुई है। और दूसरा चीज ये है कि वो बार का लाइसेंस जिस व्यक्ति के नाम पर है, वो व्यक्ति का निधन जो है 2021 में हो गया है। बार का लाइसेंस जिस व्यक्ति के नाम पर है, उस व्यक्ति का निधन 2021 में ही हो गया है, और उस लाइसेंस को रिन्यू करवा करके, यानी गलत तरीका से बार चला रही है, सीधा कहिए ना, ठीक है, गलत तरीका से बार चला रही है, और एक्सपोज हो गई पूरा का पूरा। और जब पूरा का पूरा एक्सपोज हो गई, कलई खुल गया स्मृति ईरानी का। बड़ी कांग्रेस को घेरती थी, महंगाई पे बोलती थी, सिलेंडर लेके आ जाती थी, चूड़ी लेके आ जाती थी प्रधानमंत्री को भेजने के लिए। तो स्मृति ईरानी बोलना शुरू की। एक प्रकार से कहिए तो जो हमारी संसदीय परंपरा है उसका उल्लंघन हुआ 28 जुलाई को, उल्लंघन हुआ उसका। और उसके बाद कांग्रेस के लोग भी हल्ला करने लगे, कांग्रेस के लोग हल्ला करने लगे। 4 मिनट बाद संसद का सत्र स्थगित हो गया, 12 बजे तक के लिए, 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। फिर 12 बजे लोकसभा में संसद का सत्र शुरू हुआ, और जब संसद का सत्र शुरू हुआ मात्र 40 सेकंड के भीतर फिर से स्थगित हो गया, समझ गए। और उसके बाद सब संसद सदस्य सब जो है अपना लोकसभा से बाहर आ रही थी, बाहर आ रही थी। सोनिया गांधी भी बाहर आई, स्मृति ईरानी भी बाहर आई। तो सोनिया गांधी अपना जा रही थी, समझ गए। तो उधर से स्मृति ईरानी आकर के जो है टोका टोकी कर ली, बहस हो गया दोनों में, समझ गए। तो उसमें सोनिया गांधी स्मृति ईरानी, डोंट टॉक टू मी, तुम हमसे बात मत करो, समझ गए। तो काफी बहस हुआ, ये सब मुद्दा जो है काफी चर्चा में है। फिर आज की बात हम आपको बता रहे हैं, आज अभी तक न्यूज तो नहीं देखे हैं लेकिन थोड़ा बहुत देखे हैं। आज भी संसद में काम की शुरुआत हुई, लेकिन इतना हो हंगामा हुआ कि संसद को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा, समझ गए। जो स्थगन होता है ना, कुछ घंटा के लिए होता है, कुछ दिन के लिए होता है, समझ गए। तो ये चीज है। अब देखिएगा यहां पर जो शुरुआती पीरियड होता है, शुरुआती पीरियड होता है 11 से 12 का समय। 11 से 12 का जो समय होता है, यह प्रश्न काल होता है, क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है। और इस प्रश्न काल के दौरान संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं। किससे प्रश्न पूछते हैं? तो मंत्रीगण से, जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, प्रश्न उनसे पूछा जाता है। और जो सत्ता में बैठा हुआ है, स्वाभाविक सी बात है, जिम्मेदारी भी उनकी है, तो प्रश्न भी उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। और आज के डेट में जो हमारी गोदी मीडिया है, वो अभी भी कांग्रेस से प्रश्न पूछ रहा है, समझ गए। अभी मोदी जी से प्रश्न पूछना चाहिए, बीजेपी से प्रश्न पूछना चाहिए, तो कांग्रेस से प्रश्न पूछ रहा है। कांग्रेस का तो अस्तित्व खत्म होने वाला है, समझ गए। तो क्वेश्चन आवर होता है, इसमें संसद सदस्य मंत्रीगण से प्रश्न पूछते हैं, सत्ता पक्ष के लोगों से प्रश्न पूछते हैं। जो विभाग होता है उस विभाग के मंत्री से पूछते हैं। अगर शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछना है तो शिक्षा मंत्री से पूछेंगे। कृषि से संबंधित प्रश्न पूछना है तो कृषि मंत्री से पूछेंगे। रेलवे से संबंधित प्रश्न पूछना है तो रेलवे मंत्री से पूछेंगे। क्वेश्चन आवर होता है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो जो क्वेश्चन होता है 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जो क्वेश्चन होता है 3 प्रकार का होता है। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न किसे कहा जाता है? तारांकित प्रश्न उस प्रश्न को कहा जाता है जिसका जवाब मौखिक देना होता है संसद भवन के भीतर। वैसे प्रश्न जिसका जवाब संसद के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब मंत्रीगण के द्वारा मौखिक देना होता है, उसी को तारांकित प्रश्न कहते हैं। और इस पर
पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि लोकसभा है, ये जो है मान लीजिए कि निर्मला सीतारमन है वित्त मंत्री, और ये मान लीजिए कि राहुल गांधी जो है निर्मला सीतारमन से प्रश्न पूछा और राहुल गांधी चाहे कि नहीं निर्मला सीतारमन मौखिक जवाब दे, तो राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब निर्मला सीतारमन फेस टू फेस दे रही है, दोनों आमने सामने है। अगर राहुल गांधी संतुष्ट नहीं होंगे तो पूछेंगे ना कि ना ऐसा ना है, ऐसा होना चाहिए, हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं। यही तो पूरक प्रश्न होता है। तो तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है और जवाब देना होता है। वही अतारांकित प्रश्न की हम बात करें तो अतारांकित प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जिनका लिखित जवाब देना होता है। अगर मान लिया जाए कि राहुल गांधी को वित्त मंत्री से लिखित जवाब चाहिए किसी प्रश्न पर, तो राहुल गांधी मेंशन कर देंगे कि इसका हमको लिखित जवाब चाहिए, इसका हमको लिखित जवाब चाहिए। तो अब प्रश्न निर्मला सीतारमन को मिल जाएगा तो अपना से जवाब थोड़े लिखती, उतना उसको टाइम है, उतना टाइम ना है निर्मला दीदी को, ताई बोलिए, समझे। तो वो क्या करती है, प्रश्न जो है अपने विभाग के अपने सचिव को दे देती है और उसका सचिव जो है वो क्वेश्चन का आंसर, सचिव आईएएस अधिकारी सब होता है, सचिव अपना आंसर टाइप करके राहुल गांधी को भेज देता है, राहुल गांधी अपना पढ़ लेता है। और यहां पर एक बात बता रहे हैं, निर्मला ताई को बेरोजगारी और महंगाई पर वित्त मंत्री है, महंगाई पर सफाई देना था, महंगाई पर चर्चा करना था। इसको लेकर के वो अस्वस्थ थी, मतलब बीमार चल रही थी। लेकिन जब ये स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी वाला झड़प वाला बात हुआ तो एकदम मीडिया में आकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, समझ गए। तो ये देश का हाल है अभी। चलिए लिखिए अब। चलिए लिखिएगा, क्या लिखिएगा। सोनिया गांधी स्मृति ईरानी झड़प लिखिएगा। संसद में कुछ ने हेडिंग मारना है, ऐसे लिखिए ना स्टार मार के। संसद में काम की शुरुआत क्या वो क्वेश्चन हुआ हो। संसद में काम की शुरुआत दिन के 11 बजे होता है तथा समाप्ति शाम के 6 बजे, तथा समाप्ति शाम के 6 बजे होता है, तथा समाप्ति शाम के 6 बजे होता है। लिखिएगा प्रश्नकाल। 11 बजे से 12 बजे के काल को प्रश्नकाल कहा जाता है। 11 बजे से 12 बजे के काल को प्रश्नकाल कहा जाता है। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों के द्वारा
संसद सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नीचे से लिखिएगा प्रश्न, नीचे से लिखिएगा प्रश्न 3 प्रकार का होता है। प्रश्न 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर में तारांकित प्रश्न, 1 नंबर में तारांकित प्रश्न डैश देकर, वैसे प्रश्न जिसका जवाब मौखिक देना होता है, वैसे प्रश्न जिसका जवाब मौखिक देना होता है, वैसे प्रश्न जिसका जवाब मौखिक देना होता है, उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। के हंसे हो? काहे हंसे? हाय तुरी बकलोल हैं हो। मुस्कुराने की वजह क्या है? बकलोल है एकदम हंसा ही। चलिए पूछा जा सकता है आगे। अतारांकित प्रश्न, वैसे प्रश्न आगे हेडिंग मारिए। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न वैसा प्रश्न जिसका जवाब लिखित देना होता है। वैसा प्रश्न जिसका जवाब लिखित देना होता है अतारांकित प्रश्न कहलाता है। अतारांकित प्रश्न कहलाता है। अतारांकित प्रश्न कहलाता है। इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। आगे अल्प सूचना प्रश्न, जानते हैं प्रश्न पूछने के लिए भी जो है ना एक निर्धारित समय सीमा होता है। 10 दिन पहले आपको सूचित करना होगा तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे ना है, समझ, ऐसे नहीं पूछ सकते हैं। तो अल्प सूचना प्रश्न होता है कम समय में सूचना देकर, 10 दिन से कम समय में, 10 दिन से कम समय में सूचना देकर जो प्रश्न पूछा जाता है उसी को अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। और जो अल्प सूचना प्रश्न होता है, अल्प सूचना प्रश्न का जवाब भी मौखिक ही देना होता है और इस पर भी पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। नीचे से लिख लीजिएगा। 10 दिन से कम समय में सूचना देकर, 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 सूचना देकर
सूचना देकर पूछे जाने वाले प्रश्न अल्प सूचना प्रश्न कहलाता है। इसका जवाब मौखिक देना होता है। इसका जवाब मौखिक देना होता है। इसका जवाब मौखिक देना होता है। मौखिक देना होता है। होता है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आइए, आइए बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आइए। सब एकदम सब चीज बंद करके मुंह एक्टिव कर लीजिए, ठीक है। बोलना शुरू कीजिए। बोलिएगा याद होगा, नहीं बोलिएगा जीवन में कभी याद नहीं होगा, ठीक है। याद करना है तो बोलिए। संसदीय सचिवालय के विषय में जानकारी कौन? अनुच्छेद। अनुच्छेद। लोकसभा राज्यसभा दोनों का अपना अपना सचिवालय होता है ना। लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? राज्यसभा के सचिवालय का प्रमुख। लोकसभा के सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष। राज्यसभा के प्रथम महासचिव, प्रथम महासचिव, वर्तमान के महासचिव। अच्छा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद तीसरा महत्वपूर्ण पद कौन होता है? महासचिव होता है ना। महासचिव कैसा पद है? प्रशासनिक। कैसा पद है? चलिए, किसी भी सदन की वह न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने से सदन काम करना शुरू कर देता है उसे सदन का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लोकसभा का गणपूर्ति कितना? राज्यसभा का संख्या में, राज्यसभा का, राज्यसभा का। किसी भी पार्टी को विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो लोकसभा की कुल सीट का कितना प्रतिशत? 1/10 या 10%। 1/10 या 10%। पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता कब दिया गया? 1977। प्रथम विपक्ष के नेता कौन बने हैं? कौन बने हैं? संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने दिन का? अधिक से अधिक कितने दिन? 1 वर्ष में भारतीय संसदीय परंपरा के अंतर्गत कितने सत्र होते हैं? कितने सत्र होते हैं? कौन कौन? बजट, मानसून और। चलिए, इसके बाद संसद में काम कब से कब तक चलता है? सुबह में 11 से शाम में। सुबह में 11 शाम में। पहला आवर क्या होता है? प्रश्न काल। 11 से 12 का समय क्या होता है? प्रश्न कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? चलिए, कौन कौन ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब मौखिक देना होता है और उस पर जो है पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तारांकित और अल्प सूचना। तारांकित और, तारांकित और। कौन ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब लिखित देना होता है? बात क्लियर। आज इतना ही। इससे आगे अगले क्लास में हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। टेस्ट डिस्कशन है नीचे में। हाँ हाँ हाँ, होगा। हाँ? क्या? संडे को छुट्टी है। शाम वाला बैच में संडे को छुट्टी है। सुबह वाला बैच में संडे को पढ़ा रहे हैं। 15 अगस्त तक सुबह वाला बैच को पढ़ाएंगे, उसके बाद शाम वाला बैच को सोचेंगे, ठीक है। सुबह वाला बैच पुराना है, शाम वाला बैच उसके तुलना में नया है, ठीक है। तो पुराना को जल्दी न भगाना है, वो तब ना नया आएगा।
आप लोग तो थोड़ा उससे नया है।